तो स्वागत है तुम सभी का मिस्टर एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और ये होने वाला है लेवलिंग अप विद गॉड का चैप्टर 146 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो अभी एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बुल किंग और किम आपस में प्रैक्टिस फाइट करने लगते हैं, जिसमें कि बुल किंग जो होते हैं वो किम को काफी अच्छा टक्कर दे रहे होते हैं और उसकी पिटाई भी लगा रहे होते हैं, जिस वजह से पिछले एपिसोड के लास्ट में किम ने अपने होली फायर को इस्तेमाल किया था, लेकिन बुल किंग ने उसके होली फायर को ही अपने मुंह में कैद कर लिया था और उसी को लेजर के जैसे इस्तेमाल करके किम के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस अटैक से किम काफी मुश्किलों से बचता है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसके बीच में ही किम अपने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करके बुल किंग के ऊपर फाइनली एक अटैक करता है, जिससे उनको चोट भी लगती है। लेकिन इसके बाद ही बुल किंग अपने हाथ से किम को बहुत ही गंदे तरीके से मारते हैं। भाई सीरियसली ऐसा लग रहा है कि ये इसको नॉकआउट करने वाले हैं। और उसके बाद से बुल किंग तो एकदम ही ब्रूटल हो जाते हैं और वो यहाँ पर किम को तनिक भी बचने का मौका ही नहीं दे रहे होते हैं। वो उसे पकड़ के मार रहे होते हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों इन दोनों की फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर रेसलिंग हो रहा है या फिर WWE चल रहा है, क्योंकि भाई बुल किंग वैसे ही मार रहे होते हैं। यहाँ पर बुल किंग के सामने किम तो बच्चे कैसा लग रहा होता है। एंड इसीलिए जब वो यहाँ पर भरपेट मार लेते हैं तब भी वो देखते हैं कि किम यहाँ पर अभी भी खड़ा है, इसलिए वो ये देखकर काफी इंप्रेस होते हैं कि इतना देर पिटाने के बावजूद भी किम बेहोश नहीं हुआ है एंड वो अभी तक यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है। लेकिन अब जब यहाँ पर किम की हालत काफी खराब हो जाती है तो इसीलिए अब उसके अंदर से डांपो निकलता है, क्योंकि उसे अपने फादर के बारे में काफी चिंता होती है, क्योंकि उसका हालत काफी खराब हो चुका होता है। डांपो को देखने के बाद बुल किंग को समझ आता है कि आखिर उन्हें किम के अंदर से इतना पावर क्यों महसूस हो रहा होता है, और उसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि डांपुंग होता है, जो कि किम के अंदर रहता है। और यहाँ पर डांपुंग जैसे ही आता है वो अपने दांतों से बुल किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो दांतें देखने के बाद बुल किंग कहते हैं कि ये दांतें तो काफी खतरनाक है। और इसलिए बुल किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि किम इस डांपुंग का मतलब कि इस मॉन्स्टर का मास्टर है या फिर कुछ और है। और जब बुल किंग को डांपुंग की एनर्जी महसूस होती है तब वो इसे फील करने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है वो तो काफी खतरनाक है, इतना खतरनाक कि वो इस वर्ल्ड से भी बियॉन्ड है। और अब यहाँ पर जो डांपुंग होता है वो बुल किंग को एकदम ही ध्यान से घूर के देख रहा होता है और बुल किंग भी उसे ऐसे ही देख रहे होते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर डांपुंग को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता है एंड इसकी थोड़ी सी और भी ज्यादा पावर्स होती ना तो ये बुल किंग को आज अच्छा सबक दिखाता। लेकिन उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जब किम को होश आता है तब वो यहाँ पर अपने आप को झोपड़ी के अंदर पाता है। और जैसे उसे यहाँ पर होश आता है डांपुंग उसे पकड़ के वहीं पर रोने लगता है। और जब बुल किंग भी यहाँ पर किम को जागते हुए देखते हैं तब वो भी उससे कहते हैं कि खड़ा होने की कोशिश मत करना, अभी तुम यहाँ पर आराम करो। एंड इसलिए वो कहते भी हैं कि हमारे बीच में जो इस बार हुआ था मतलब कि मैच हुआ था वो काफी अच्छा था। जो बात सुन किम कहता है कि अच्छा हुआ था, आखिर उसमें अच्छा ही क्या था, क्योंकि आप तो उसमें वन साइडेड फाइट कर रहे थे, वहां पर तो मेरा कोई जीतने का चांस ही नहीं था, आप ही पास मुझे पेल रहे थे, मैं तो आपको कुछ मार ही नहीं पाया। लेकिन तभी जब किम अपने कट को बुल किंग के ऊपर देखता है तब वो कहता है कि अच्छा तो हमारी जो फाइट थी वो वैलिड थी, क्योंकि आपके ऊपर एक निशान लग चुका है। एंड इसलिए किम कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने बुल किंग के शरीर के ऊपर एक निशान छोड़ दिया। किम की बात सुनने के बाद बुल किंग किम से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इस बंदे को निकालने के लिए। और यहाँ पर बुल किंग और किसी की बात नहीं बल्कि डांपुंग की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किम के अंदर से काफी देर पावर्स महसूस हो रही होती हैं और यही कारण होता है जिस वजह से बुल किंग ने किम से डिवोर्स करने को भी कहा होता है और उसके अंदर किम की अच्छे से धुलाई की होती है, ताकि उसके अंदर जो उसकी हिडन पावर हो वो बाहर आ जाए। और इसलिए बुल किंग भी कहते हैं कि ये भले ही इतना छोटा है लेकिन इसके जो दांतें हैं वो काफी खतरनाक हैं। दांतों का नाम सुन किम कहता है कि क्या इसने यहाँ पर प्रेडेटर को एक्टिवेट किया था। जो सुन बुल किंग कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने उसको वैसे ही जाने दिया क्योंकि मुझे इसे देखकर तो ऐसा लगा कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। एंड इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये भी पता नहीं है कि आखिर इसने तुम्हारी जान कितनी बार बचाई होगी। एंड इसलिए वो किम से पूछते हैं कि क्या तुम इसे अच्छे से हैंडल कर पाते हो। और यहाँ पर बुल किंग ये इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि तुमने जितना यूरेनस के बारे में सुना होगा कि उसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हें सलाह यही दूंगा कि जो इसकी पावर्स हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। जो सुन किंग कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में तो पता है, लेकिन वो कहता है कि हमसे जितना ज्यादा रिस्क लेंगे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो उतना ही अच्छा होगा। प्रॉफिट नहीं मतलब कि रिटर्न, जितना हम सब रिस्क लेंगे हमारा उतना रिटर्न अच्छा होगा। जो बात सुनने बुल किंग कहते हैं कि मुझे पहले लगा नहीं था कि तुम्हारे और वुकोंग के अंदर कोई भी सिमिलर चीज होगी, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम काफी फियरलेस हो। ये चीज देखकर मुझे सन वुकोंग की याद आ रही है और अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर तुम्हारे और सन वुकोंग में क्या सिमिलरिटीज हैं। जिसके बाद से बुल किंग किम को आराम करने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आराम करो और तब तक सोचो कि आखिर इस जगह पे और भी कौन से सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं जिनसे कि तुम अपने आप को और भी ताकतवर बना सकते हो, जिससे कि हम सभी सेलेस्टियल का सामना कर पाए। जो सुन किम कहता है कि अच्छा ट्रेनिंग मेथड वो भी इस जगह पे, और वो ये सोचता होता है तभी सन वुकोंग उसके ऊपर ही अपीयर हो जाते हैं और वो यहाँ पर अपीयर होने के साथ ही किम से कहते हैं कि मैंने वहाँ पर तुम्हें
देखा था कि आखिर मेरे भाई ने मतलब कि बोल्ट किंग ने तुम्हें कैसे 2 बार नॉकआउट कर दिया था। एंड इसलिए वो कहते हैं कि वो देखकर तो मुझे काफी डर लग रहा था कि वो कहीं तुम्हें मार ना दे। सन वुकोंग के क्लोन की बातें सुनने के बाद किम उसे ही ध्यान से देख रहा होता है और तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने सिंड्राइज को एक्टिवेट कर देता है। एंड इसलिए वो कहता है कि चलो अब वो समय आ चुका है जब मुझे वो करना चाहिए। और वो चीज क्या है जो कि यहाँ पर किम करना चाहता है। तो वेल अब हमें कुछ देर बाद का समय दिखाता है जहाँ पर कि सन वुकोंग का क्लोन और किम किसी जगह पे आ चुके होते हैं जो कि फुल ऑफ लावा होता है। और इस जगह पे सन वुकोंग एक जगह दिखाते हुए बताते हैं कि इस जगह का नाम है बगुआ फॉर्नेस और इसलिए वो इस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये एक अबैंडन प्लेस है जहाँ पर कि काफी सारे क्रिमिनल्स जिन्होंने की सीरियस क्राइम किया होता है उन सभी को एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब कि सजा दी जाती है, मौत की सजा। और इसलिए गेम से बताते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया है क्योंकि मुझे लगा कि तुम भी काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर रहकर कुछ अचीव कर सकते हो। जो सुन के पूछता है कि आखिर मैं इस जगह पे क्या ही अचीव कर पाऊंगा। जो सुन सन वुकोंग की क्लोन बॉडी बताती है कि मेरा जो मेन बॉडी था वो यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा समय तक सर्वाइव किया है और यहाँ पर ये जो फायर है ये लावा से भी ज्यादा गर्म है और इसीलिए जब मैंने यहाँ पर 100 सालों तक सर्वाइव कर लिया उसी के रिवॉर्ड के तौर पर मुझे यहाँ पर सिंडराइज मिली थी। लेकिन यहाँ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर सन वुकोंग की जो सिंडराइज है वो सन वुकोंग को इस जगह पे 100 सालों तक सर्वाइव करने के बाद मिली है तो आखिर किम ने स्टोरी की सबसे शुरुआत में ऐसे क्यों बोला था कि जो सन वुकोंग है उनकी सिंडराइज तो होती है वो उनके पूरे ब्लड लाइन के अंदर होती है, मतलब कि उनके ब्लड लाइन से जितने भी लोग रिलेटेड होंगे उन सभी के पास सिंडराइज होंगी। आई डोंट नो कि आखिर रियलिटी क्या है, हो सकता है कि ऐसे भी मिल सके एंड हो सकता है कि ब्लड लाइन से भी मिलती हो, मुझे पता नहीं है। बस मैंने मुझे मेरे दिमाग में ये थॉट आया एंड क्वेश्चन आया तो मैंने तुम सभी से भी पूछ लिया कि तुम लोगों को अगर कुछ भी पता हो तो बता देना भाई। और इसलिए जो सन वुकोंग की क्लोन बॉडी होती है वो किम से बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हो तो हो सकता है कि जो तुम्हारी सिंडराइज हैं जो कि आधी सिंडराइज हैं वो भी प्योर सिंडराइज में बदल जाएं जिससे कि जो उसकी फुल पोटेंशियल हो उसका तुम इस्तेमाल कर पाओ। और इसलिए वो किम से पूछते हैं कि सवाल यही है कि आखिर तुम उसे कर पाओगे या फिर नहीं। जो सुन किम कहता है कि वेल 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 जब तक कि मैं इसे ट्राई नहीं करूंगा तब तक मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। एंड ये कहते के साथ ही वो उस फर्नेस के अंदर चला जाता है। लेकिन जब किम उसके अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि हाँ भाई सन वुकोंग का क्लोन वैसे झूठ नहीं बोला था, ये जो फायर है ये काफी हॉट है। जिसके बाद से किम जब मेन एरिया में जाता है तब उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर जो बगुआ फर्नेस का फ्लेम है वो अटैक कर रहा है जिससे कि उसको काफी सारी बर्निंग इफेक्ट मिल रही है। और किम के पास यहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वो सभी बगुआ फर्नेस की हीट को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हीट होता है वो काफी ज्यादा होता है इस वजह से वो सभी फेल होते जा रहे होते हैं। इसीलिए जब इस चीज को किम भी देखता है तब वो कहता है कि भाई मेरा जो हीट रेजिस्टेंट है वो काफी ज्यादा है, इसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रहा तो मेरी जो बॉडी होगी वो भी यहाँ पर पिघल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किम हार नहीं मानता है और उस बगुआ फर्नेस के एकदम सेंटर में जाके बैठ जाता है और वहाँ पर जितनी भी फायर होती है उन सभी को रजिस्ट करने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पर ऐसा करता है उसे बताया जाता है कि जो बगुआ फर्नेस का टेस्ट है वो चालू हो चुका है और उसे यहाँ पर 24 घंटे तक सर्वाइव करना होगा, उसके बाद से उसका जो टेस्ट होगा वो बदल जाएगा। एंड इसलिए जब किम भी ये देखता है कि भाई उसे यहाँ पर 24 घंटे तक बैठना पड़ेगा तो इसलिए वो भी कहता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा समय है। लेकिन इसके बावजूद भी किम हार नहीं मानता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये 24 घंटे हैं ये यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके आगे तो उसके सामने और भी काफी ज्यादा बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर किम इसलिए आया है ताकि जो उसके सिंडराइज हैं वो ट्रू सिंडराइज में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में सन वुकोंग ने उससे बताया था कि जो ट्रू सिंडराइज होती है और जो नॉर्मल सिंडराइज होती है उसके बीच में काफी बड़ा गैप होता है। शुरुआत में तो हम सबको पता नहीं चलता है क्योंकि दोनों सिंडराइज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम सब फाइट करते हैं या फिर किसी भी स्किल का इस्तेमाल करते हैं तब वो जो ट्रू सिंडराइज होती है वो काफी ही हेल्पफुल होती है क्योंकि उससे जो हमारे एनिमीज होते हैं उनसे भी कम मूवमेंट्स को देखने में काफी आसानी होती है। और उसी के साथ अगर हमारे पास ट्रू सिंडराइज होती है तब हम सब झूठ और सही के बीच में फर्क बता सकते हैं। और उसलिए किम कहता है कि मुझे कैसे भी करके ट्रू सिंडराइज को पाना होगा क्योंकि ये काफी अच्छा वेपन है जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी भी दिक्कतें होंगी उनका सामना कर सकता है, क्योंकि उसे फ्यूचर में आगे काफी चीजें करनी है जिससे कि जो उसका पास्ट हो वो भी सही हो जाए। एंड इसलिए किम कहता है कि चाहे यहाँ पर आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं जाने दूंगा। एंड उसके बाद से हमें कुछ देर बाद कक्षा में दिखाया था है जहाँ पर जो सन वुकोंग होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं और वो यहाँ पर किम को उस हीट को रजिस्टर करते हुए दिख रहे होते हैं। एंड वो बताते हैं कि यहाँ पर काफी समय बीत चुका है और अभी जो यहाँ पर फ्लेम्स हैं मतलब कि आग है उनका जो हीट लेवल है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। एंड इसलिए वो किम से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही रजिस्टर करते रहते हो तो हो सकता है कि तुम कुछ समय बाद मारे जाओ यहीं पर। जो सन किम कहता है कि भाई बकवास करना बंद कर, मुझे यहाँ पर फोकस करने दे। जो सन वुकोंग की क्लोन बड़ी कहती है कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम वहां से
निकल जाओ। जो सुन किम कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ क्योंकि जो तुम्हारी मेन बॉडी थी उसने ये किया है, तो मैं भी तो ये कर सकता हूँ। जो सुन सन वुकोंग का क्लोन कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें ये बात पता है कि जो मेरी मेन बॉडी है वो एक इमोर्टल बॉडी है, तो इसलिए उसे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कोई इमोर्टल की बॉडी नहीं है, बल्कि वो एक मॉर्टल है, तो इसलिए मेरी मेन बॉडी और तुम्हारी बॉडी के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो बातें सुनने के बाद किम कहता है कि मैं इसे छोड़ दूं और ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तुम ऐसा बोले हो। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मेन बॉडी के लिए ये बातें कभी भी अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो भी चीजें करता है वो उसमें सफल ही रहता है। और इसलिए किम कहता है कि तुम्हें भी ये बात शायद पता नहीं होगी, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे और मेरे जितने भी वहां पर चाहने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे पास्ट में इसलिए भेजा है क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि दूसरे के पास नहीं है। और इसलिए किम सन वुकोंग की क्लोन बॉडी से कहता है कि तुम मेरे पर विश्वास करो एंड बस मुझे यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब करने दो। जो सन वो भी कहता है कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी ही बात मानते हैं, देखते हैं आखिर क्या करते हो। जिसके बाद जब किम काफी लंबे समय तक उस फायर को रजिस्ट कर लेता है, तब उसे एक बात याद आती है कि ये जो फायर है ये होली फायर जैसी नहीं है कि इसका कोई मास्टर है। एंड इसलिए किम कहता है कि यहाँ पर ये जो फायर है इसका बस पहले ये ही काम था कि यहाँ पर जो पर्सन आए उसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि उसको जला के यहाँ पे मार देना है। एंड इसलिए वो किम कहता है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये जो फायर है इसका कोई भी मास्टर नहीं है, ये किसी का भी बात नहीं मानता है। और इसलिए किम कहता है कि ये भी परफेक्ट टाइम है इसे कंट्रोल करने का। एंड जैसे ही किम बोलता है उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो इस फायर के ऊपर कंट्रोल करने लगती है। एंड उसी के साथ जो इस फायर का बर्निंग इफेक्ट होता है वो भी किम के ऊपर कम होने लगता है। जो देखने के बाद किम कहता है कि चलो अब समय आ चुका है कि मैं इस फायर का मास्टर बन जाऊं। एंड उसी के साथ ये जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। तो अगर तुम सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज कंसीडर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम सबसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।